MDCAT 2025 प्रिपरेशन सीरीज़ में PMC पे टेस्ट्स MCQs के नई वीडियो और नए चैप्टर के MCQs के साथ हाज़िर हूँ मैं। वेव्स बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और डिफ़िकल्ट भी कुछ है, थोड़ा इजी भी है। कोशिश हम यही करेंगे जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में की थी कि जो भी MCQs हमारे पास आते हैं उनकी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे ताकि उनके करेक्ट आंसर्स का भी हमें पता चल सके और उनसे मिलते जुलते कोई अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उन पर भी डिस्कशन की जा सके। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस सीरीज़ में जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं रिगार्डिंग दी MCQs, सो उन प्रीवियस वीडियोस को लिंक करने के लिए आपको MDCAT 2025 का प्लेलिस्ट में ये सारा मटेरियल मिल सकता है मेरे चैनल पर। इसको व्यू करने के लिए और फ्यूचर में भी नई वीडियोस को ऑब्जर्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इन टाइम न्यू अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर दैट द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ओवरशूट्स द रेस्ट पोजीशन ड्यू टू ऑप्शन रिस्टोरिंग फोर्स, इनर्शिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि थोड़ा सा अगर हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लें कि ये इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का ट्रैक है जिस पर इसने मूव करना है। इस पर हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट मैं एक्सट्रीम में के पे बना लेता हूँ, ये दूसरा एक्सट्रीम पे हम बना लेते हैं और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट पे बना लिया है। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। लेट्स से द पॉइंट्स आर टाइटल्ड एज A एंड B और ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये हमारे पास O है। अब यहाँ पर सेंट्रीपेटल जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इधर होती है, मीन पॉइंट की तरफ, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ। तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट A से अप्रोच कर रहा है O की तरफ या पॉइंट B से अप्रोच कर रहा है O की तरफ, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस पे है? FR पे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ FR? टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। ठीक हो गया। लेकिन अब जब ये यहाँ तक आ जाता है मीन पॉइंट तक, ठीक है, लेट्स से ये बॉडी यहाँ से इसने ट्रेवल करना शुरू किया, यहाँ तक अप्रोच करके इसने मीन पॉइंट को भी ऑक्युपाई कर लिया है। अब इस मीन पॉइंट को क्रॉस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स पे नहीं आती। ये किस पे आती है कि ये वो पॉइंट है O जहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, और इनर्शिया ड्यू टू मोशन की वजह से एक्चुअली इट ओवरशूट्स द मीन पॉइंट। ठीक है, तो वो इस मीन पॉइंट को क्या करके ओवरशूट आगे की तरफ जाता है। इसके बाद दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? वापस इसको लेकर आना चाहती है और फिर इसको डिसेलरेट करती है। सो इस वजह से आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इनर्शिया है। मैंने सारी पिक्चर आपको क्लियर कर दी। एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो मेन आइडिया जो था वो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द हाइजेंस वेव थ्योरी? तो हाइजेंस वेव थ्योरी जो थी वो प्रोपेगेशन ऑफ वेव पर थी कि वो किस तरह से प्रोपेगेट करते हैं, और उसके लिए जो करेक्ट एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसका जो सारा कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो वेव फ्रंट्स के थ्रू की गई, और वेव फ्रंट जो था वो बेसिकली हाइजेंस थ्योरी का, वेव थ्योरी का मेन एसेंस था। तो उस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो थी, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने एक तरह से हाइजेंस की वेव थ्योरी को एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड कर दिया। ओके, बाकी जो ऑप्शंस हैं ये बेसिकली वेव के कैरेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, लेकिन पोलराइजेशन जो है ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये ट्रांसवर्स वेव्स का कैरेक्टर है, ठीक है, नॉट लॉन्गिट्यूडनल। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव इज 10 सेंटीमीटर। If the speed of the wave is 50 meter per second, then its frequency would be।
तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड की जो इक्वेशन है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की डिमांड की गई है तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए लिख लेंगे v बाई लेमडा। v क्या है? v है 50 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा की वैल्यू उसने नहीं दी, बल्कि ये कहा है कि 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। ये अब उसने बेसिकली डायरेक्टली वेवलेंथ को कहने के बजाय उसने क्या कर दिया है, वेव के एक इंटरनल डेफिनेशन आपके सामने रख दी है। और वो क्या रखी है कि अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं तो इसमें इसने क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। तो एक ये आपका क्रेस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और एक क्रेस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, एक ए से शुरू हो रहा है और ये बी से, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। तो यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जो गैप है दैट इज लैम्डा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू उसने क्या दी है, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर उसको वैल्यू यूज़ कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर की जगह लगा देंगे 0.1 मीटर। ठीक हो गया, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और 0.1 को भी हम ख़त्म कर देंगे, इसमें ये पॉइंट हम ख़त्म कर देंगे, इधर हम 10 लगा देंगे एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 500 हर्ट्ज़। ठीक है, जो कि आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इन अ पीरियोडिक वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट एंड द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रफ इज 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव? अगेन इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें फिर से एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। अब इसमें देखें, मैं दोबारा से इसको वेव बनाता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन क्या है, दैट द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट, एक क्रेस्ट को पकड़ें, ज़ाहिर है क्रेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये ले रहा हूँ। सो आई कॉल इट एज ए। और उसके बाद एंड द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रफ, क्रेस्ट नहीं, अब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ट्रफ जो है, जो शुरू हो रहा है, वो क्रेस्ट आपका यहाँ से शुरू हो गया, ए से। ए आप इधर ले लें, वहाँ मत लें। ठीक है, और क्रेस्ट जो ट्रफ जो है वो यहाँ से बी से शुरू हो रहा है। तो अब इनके दरमियान जो फासला है वो आपके पास है 15 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको पता है कि ये क्या है, वेव, तो वेवलेंथ तो ये पूरी होनी होनी है, ये वाली, ये जो पैकेट है ये पूरा वेव है। और ये वाला जो रीजन है ये इसका हाफ हो गया। अगर इसका हाफ हो गया तो इसको डबल कर दें तो आपके पास पूरी वेव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आखिर में उसने क्वेश्चन में पूरी वेवलेंथ के बारे में पूछा है। तो 15 का डबल आपके पास 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, आराम तसल्ली से इसको समझें। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन 2 slits and interference pattern is produced on screen at a distance L. Now one slit is covered, no light coming from it. What is the change in pattern on the screen? ठीक है, तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आल्दो ये चैप्टर 9 का है, लेकिन चूंकि इंटरफेरेंस से इसका ताल्लुक है तो आपसे ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि इसका जो पैटर्न होता है इस एक्सपेरिमेंट का, उसमें ये सिचुएशन है कि एक स्लिट को, मिसाल के तौर पर ये हम आप स्क्रीन मेंशन कर लेते हैं, और ये S1 है, स्लिट 1, और ये S2। ये वो डिस्टेंस L है जो इन स्लिट्स का स्क्रीन के साथ है, और ये स्क्रीन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन दोनों में से एक स्क्रीन को, एक स्लिट को आप क्या कर दें, कवर कर दें। सो व्हाट विल हैपन, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज डिक्रीज्ड, ये ऑप्शन एक है। दूसरा है, द विड्थ ऑफ आउटर मैक्सिमम इज डिक्रीज्ड, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम विल इंक्रीज, लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। अब देखें, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है कि जो इस एस की तरफ से जो वेव्स आनी थी, लाइट आनी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। लेकिन ये S2 जो है ये ख़ुद भी क्या करेगा, डिफ्रैक्शन तो करेगा, और डिफ्रैक्शन से यहाँ पर स्क्रीन पर स्लिट्स बनेंगी। ठीक है, लेकिन वो जो स्लिट्स होंगी उनकी तादाद जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उनका इंक्रीमेंट जो था वो इस दूसरे स्लिट से होना था, तो आपने अभी ब्लॉक कर दिया है। तो वी विल ओनली ऑब्जर्व दी
डिफ्रैक्शन पैटर्न, और उससे हमारे पास यहाँ पर फ्रिंजेस बनेंगे बट नंबर उनका कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट अ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इन सेकेंड हार्मोनिक मोड इज एस्टेब्लिश्ड इन अ ट्यूब दैट इज ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, तो ओपन एट बोथ एंड्स के लिए आपके पास रेफरेंस होना चाहिए है किसका, कि ये आपके पास है एक ट्यूब या कॉम, और ये दोनों जो एंड्स हैं ये इसके ओपन है। ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 0.8 मीटर, ये पूरी जो लेंथ यहाँ पर है इसकी, और सेकेंड हार्मोनिक मोड में है। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक बन रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स दैट मेक अप द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब जाहिर है इस केस में हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी, लेकिन सेकेंड हार्मोनिक मोड है, तो सेकेंड हार्मोनिक मोड के लिए आपको इसमें जो फर्स्ट हार्मोनिक मोड बनता है वो इस तरह बनता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होंगे, एंटी नोड्स होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हार्मोनिक मोड है, फर्स्ट मोड बिल्कुल फर्स्ट हार्मोनिक है बिल्कुल। और जो सेकंड हार्मोनिक मोड है वो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, और दोबारा से इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा सेकेंड हार्मोनिक मोड। अब इस सेकेंड हार्मोनिक मोड में ज़रा देखें कि कितने नोड्स आ रहे हैं। एक नोड यहाँ पर है, ये एक नोड यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी λ2, मैं सेकंड के लिए लिख रहा हूँ, बाई 4। ये बन जाएगा λ2/2, ये हाफ हो जाएगा क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, और ये फिर λ2/4। अब आपको वेवलेंथ की वैल्यू आसानी से मालूम की जा सकती है, ये भी हाफ लूप है, ये भी हाफ लूप है, और ये खुद हाफ लूप है, तो टोटल एक लूप बन गया, सॉरी दो लूप्स बन गए, और दो लूप्स आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, वन कंप्लीट लैम्डा। ठीक हो गया, जब वन कंप्लीट लैम्डा बनेगा तो ये लैम्डा जो है ये कितनी लेंथ में अभी आया हुआ है, 0.8 मीटर में, क्योंकि मैंने इन सब को ऐड कर दिया है, तो इससे λ2 बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0.8 मीटर बनेगा, क्योंकि ये 0.8 मीटर इसके पाइप की पूरी लेंथ है, तो द वेव लेंथ विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, समझने की ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चंस को, और डीपली इसको समझें सही तरह से। इसी में बाकी भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेट्स से थर्ड हार्मोनिक का हो सकता है, फर्स्ट का हो सकता है, सेकंड का इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड v of the waves in the string depends upon the tension F of the string and m the mass of the unit per length of the string. It is given by v square is equal to f by m. अब आप देखिए बेसिक इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, बुक में जो पड़ी हुई है वो है t बाई m। ठीक है, जिसमें m जो है ये mass पर यूनिट लेंथ है, t को इन्होंने रिप्लेस किया है यहाँ पर f से। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह लिखता हूँ कि v इज़ इक्वल टू f बाई m होल अंडर द रूट, और चूंकि यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस में ये c तक और d वाला ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल d में भी ये नहीं दिया हुआ, तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन इसके मुताबिक एडजस्ट करना होगा वो ये करना होगा कि दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट आएगा v स्क्वायर इज़ इक्वल टू f बाई m। ठीक है, यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंपल आपको इस तरह का डेफिनेशन दी जाए कि T जो है ये टेंशन है और M जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, तो इस पूरी टर्म का T बाई M होल अंडर द रूट का यूनिट क्या बनेगा, बहुत अच्छी बात बनेगी, मीटर पर सेकंड। आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चूँकि V के बराबर है, तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जनाब कौन सा, दैट इज व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स आर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल of the half of the wavelength, the resultant effect is called as destructive interference, constructive, beats diffraction. Again, पाथ डिफरेंस जो है अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है, सो ये बनेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, बिकॉज m की वैल्यू एक इंटीग्रल फॉर्म में आएगी,
इंटीजर होगा ये, और ये बनेगा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, इंटरफेरेंस के लिए। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस हो गया 1/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा एंड सो ऑन, तो ये बनाएगा, ये आपको देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म m लैम्डा है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है m + ½ लैम्डा। तो इसमें अगर आप मिसाल के तौर पर m की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो ये फिगर आता है, अगर m की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो ये फिगर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट whenever a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from a boundary of the rarer medium। ठीक है, तो दो किस्म की सिचुएशन है, रिफ्लेक्शन बाउंड्री रेयर मीडियम से भी हो सकती है और डेंसर से भी हो सकती है। तो अगर फ्रॉम डेंसर मीडियम हो तो उसमें फेज शिफ्ट आता है कितना, 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, लेकिन अगर रेयर मीडियम से होता है तो उसमें फेज शिफ्ट 0 डिग्री होगा और कोई 0 रेडियन। सो यहाँ पर whenever a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from the boundary from a rarer medium, the direction of its displacement remains same। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों के फेज में कोई फ़र्क नहीं होगा और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपके पास आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेयर के बजाय डेंसर होता और यहाँ पर डेंसर के बजाय रेयर होता, तब आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला होता और इसके डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन आ जाती। ठीक है, मतलब 180 का एंगल आ जाता। लेट्स से मैं अगर आप थोड़ा सा आपको और भी इसके बारे में समझाऊं कि इन दैट केस ये वाला क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड विद ट्रफ, और अगर मैं ये वाला पिक करूंगा क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड विद क्रेस्ट, तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। If the displacement is due to displacement due to two individual waves are y1 and y2, then the resultant displacement y of the particle of the medium is। तो अगर मिसाल के तौर पर इसके लिए भी आपको एक करस्पॉन्डिंग फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ये दो वेव्स अप्रोच कर रही हैं एक स्पेसिफिक स्पॉट तक और उनका पैटर्न इस तरह से है, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है y1, ये एम्पलीट्यूड है y2, तो ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो इनका अभी जो नेट रिजल्ट आपके पास बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ बोथ। ये y बनेगा और ये y बराबर होगा y1 + y2। ये बिल्कुल प्लेन वेक्टर एडिशन है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जवाब आएगा। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास that a pipe is open at both ends, a stationary wave is formed in the air of the pipe, which statement is true। अब जाहिर है बात सारी आपने स्टेटमेंट से ही निकालनी है। There is always a central antinode, ज़रूरी नहीं है। There is always a central node, the sum of number of nodes and number of antinodes is always an even number, ज़रूरी नहीं है ये भी, क्योंकि 2 या 3 या 3 या 2 या 3 या 3 हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि इवन हो। आखिर में जो ऑप्शन है द सम ऑफ नंबर ऑफ नोड्स एंड द नंबर ऑफ एंटी नोड्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर ये शो कर देता हूँ कि ये जो बताना चाहते हैं ये है क्या। बेसिकली ये मैंने एक पाइप यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया है। ठीक है, इसमें दोनों साइड जो हैं ओपन है और मिसाल के तौर पर मैं इसमें से कोई एक हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पिक करता हूँ। लेट्स से ये, तो ये जो एक हार्मोनिक मैंने कोई एक स्पेसिफिक हार्मोनिक मैंने पिक किया है। अब आप इसमें देखें, ये नोड्स को मैं मेंशन कर दूं, ये 1 है, ये सेकंड नंबर का नोड है, ये थर्ड नंबर का नोड है और ये फोर्थ। और इसी तरह से ये एक एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है, ये भी एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है। तो अब आपके पास एंटी नोड्स कितने हो गए,
1 2 3 4 5 और नोट कितने हो गए वो मैंने ऑलरेडी गिन लिए हैं 9। ठीक है, तो ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा। कोई भी आप एक दूसरे पे चले जाएं तब भी आपके पास यही होगा। मैं एक दूसरा भी आपके सामने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स से ठीक हो गया। अब इसमें कोई एक सेकेंड हार्मोनिक पिक कर लें। इसमें आप देखें ये एक एंटी नोड है, ये दूसरा एंटी नोड है, ये तीसरा, ये नोड है और ये नोड है। इस नोड को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ये ब्लैक वाला। तो देखें टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5। तो इस वजह से हमेशा इनका सम जो है वो आपके पास क्या बनेगा, एक ऑड नंबर बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट अ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड इन अ पाइप विच इज ओपन एट वन एंड। ठीक है, तो ये बात पॉइंट नोट करने की है। इफ लेंथ ऑफ पाइप इज 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेव लेंथ ऑफ द वेव। एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि राइट वाला जो एंड है इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ अगर आपको चाहिए तो वो सबसे पहला जो हार्मोनिक बनेगा उसमें होगा, क्योंकि जितना हार्मोनिक बढ़ता रहता है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है और वेवलेंथ रिड्यूस होती रहती है। तो मैं अगर क्या करूंगा, अब इसमें जाहिर है ये वाला एंड क्लोज्ड है तो हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। इधर हमेशा एंटी नोड बनेगा। अब इसमें जो फर्स्ट पॉसिबल है वो ये नहीं हो सकता। देखें वजह क्या है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये तो ठीक है लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए है, नोड। यहाँ पर ये एंटी नोड आ गया है। सो इसको हम मिटा लेंगे और दोबारा से इसके अंदर एक वेव बनाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे छोटा सबसे पहला वाला वो बनेगा जो हार्मोनिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नोड है, ये वाला पॉइंट, और एक एंटी नोड है। ठीक है, तो इस केस में ये जो पूरी लेंथ है, दिस लेंथ विल बी ऑक्युपाइड बाय लेमडा बाई 4। क्यों, क्योंकि ये एक लूप पूरा नहीं है। ठीक है, एक पूरा लूप जो है वो लेमडा बाई 2 के बराबर होता है, ये हाफ है। सो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 और लेमडा बन जाएगा 4L। सो अब L की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सो इट विल बिकम 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करें। ठीक है, और अगेन लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार चीज़ें फिर आपको जैसे ही अपलोड होंगी आपको फ़ौरन मिलती जाएंगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज इन अ स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड इज इक्वल टू। तो अगर मैं कोई पैटर्न बनाता हूँ जो कि बार बार मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने एक पैटर्न बना लिया है और जाहिर है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये जो दोनों एंड्स हैं इसके ये क्या है, ओपन है। अब इसमें गौर करें कि क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड्स। तो ये एंटी नोड्स कोई भी आप एंटी नोड पिक कर लें, ये दोनों, ठीक है, या ये दोनों, ठीक है। और इसमें देखें कि यहाँ इन एंटी नोड्स के दरमियान ये वाला रीजन आया हुआ है और ये वाला रीजन आया हुआ है। सो अब इसको इसमें क्या होगा कि यहाँ पर क्वार्टर क्रेस्ट आई है और यहाँ पर क्वार्टर ट्रफ आया है। तो क्वार्टर क्रेस्ट और क्वार्टर ट्रफ मिलकर हाफ लेमडा बनाएंगे। तो यह हमेशा हमें यहाँ पर पता होना चाहिए है कि चाहे हम एडजेसेंट एंटी नोड्स होंगे या नोड्स होंगे, मिसाल के तौर पर मैं नोड्स का भी बता देता हूँ, इनके दरमियान भी जो फासला है 1 और 2 के दरमियान यही लेमडा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये आ जाएगा। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, इट्स वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑसिलेशन की वो क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की होती है। एक और चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए है, इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि अगर इनर्शिया ना होता तो ये बॉडी जो है ये क्या करती, ऑसिलेट ना करती, क्योंकि जाहिर है
इनर्शिया की वजह से ही वो जब मिड पॉइंट को ओवरशूट करता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाती है। सो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द स्पीड ऑफ साउंड वेव v in a medium of elastic modulus E and density d is given by। सो इसमें सिंपल इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है जो हम मेंशन करते रहते हैं। v इज इक्वल टू e बाई रो, ये बुक के अंदर है। यहाँ पर चूंकि डेंसिटी को इन्होंने रो के बजाय d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये वाला जो पैटर्न है इक्वेशन का, ये बिल्कुल फिगर आपके ऑप्शंस में नहीं हुआ, तो इसको स्क्वायर किया गया है, तो v स्क्वायर बन जाएगा e बाई डी। ठीक है, रो को डी से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 15 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर इसमें अगले जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट्स में करेंगे ताकि आप ग्रेजुअली इसको आसानी से समझ सकें। अ पॉइंट सोर्स ब्रॉडकास्ट साउंड्स इनटू अ यूनिफॉर्म मीडियम। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स इज ट्रिपल्ड, हाउ डज द इंटेंसिटी चेंजेस। ठीक है, सो इंटेंसिटी जो है ये इसका सेपरेशन से या डिस्टेंस से इनवर्स रिलेशन होता है, स्क्वायर। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। तो अगर मिसाल के तौर पर आप उसको ट्रिपल कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और दैट विल बिकम, इट बिकम्स 1/9 एज लार्ज। ठीक है, सो ट्रिपल्ड, हाउ डज द इंटेंसिटी चेंज। सो अ पॉइंट सोर्स ब्रॉडकास्ट साउंड्स इनटू अ यूनिफॉर्म मीडियम इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज ट्रिपल, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट आपको जहन में रखना होगा कि ये लार्ज नहीं होती, डिक्रीज करती है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फासला जो है वो ट्रिपल किया गया है, मतलब 3 टाइम्स किया गया है, ज़्यादा किया गया है, तो इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी। तो इन्होंने ऑप्शन जो दिया हुआ है ये गलत ही दिया हुआ है, इट शुड रिड्यूस। ओके, बाकी इन्होंने जो 1/9 दिया, 1/9 दिया हुआ है, 1/9 ये पॉइंट ठीक है, लार्ज नहीं है, डिक्रीज होना चाहिए है। तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस होंगे वो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। टिल देन, बाय।